हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोजोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है पैरामीशियम। सारे क्वेश्चन में राइट, पैरामीशियम बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो एज वेल एज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे पैरामीशियम को डिटेल में डिस्कस। तो आज हम लोग का ये पहला लेक्चर है, इस प्रोटोजोन का, पैरामीशियम का पहला लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो कंटेंट यहाँ पर देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो वो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, हैबिट हैबिटेट देखेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ये चार टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों टॉपिक को। तो सबसे पहले पैरामीशियम का जो हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ना है। पैरामीशियम का क्या पढ़ना है बच्चा? सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ना है, या इसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एग्जाम में आपके क्लासिफिकेशन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, या तो सिस्टमेटिक पोजीशन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ भी आ सकता है कि ये 2 नंबर का आता है एक्चुअली। ठीक है, 2 नंबर में आपका सिर्फ पूछा जाएगा कि पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन के बारे में लिखिए या पैरामीशियम के सिस्टमेटिक पोजीशन। बहुत सिंपल है, आराम से याद कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को या सिस्टमेटिक पोजीशन को करने के लिए आपको सबसे पहले उसके फाइलम के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हमको पता है फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोन्स के अंतर्गत ही हम लोग उसको पढ़। फाइलम क्या हो गया? प्रोटोजोआ। फिर उसका एक सब फाइलम होता है, तो सब फाइलम जो है वो है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा इसको इसलिए कहा गया, अब देखिए इसको इसके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर इसको यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। स्पेशली सीलियोफोरा इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर सीलिया पाया जाता है। पूरे बॉडी पर, पूरे सेल के ऊपर क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है, जिसके कारण ये लोकोमोशन को शो करता है। इसलिए इसका सब फाइलम क्या हो गया? सीलियोफोरा। इसकी क्लास की बात करें तो क्लास हो जाएगी सीलिएटा। सब क्लास की बात करें तो सब क्लास हो जाएगा होलोट्राइका या होलोट्रिकिया। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा हाइमेनोस्टोमिडा, हाइमेनोस्टोमेटिडा, हाइमेनोस्टोमेटिडा हो जाएगा। जीनस की बात करेंगे तो पैरामीशियम, और स्पीसीज कॉर्डेटम। तो स्पेशली कॉर्डेटम स्पीसीज यहाँ पर अधिकतर मोर फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे विश्व में तो केवल 10 ही स्पीसीज पाई जाती है पैरामीशियम, आगे बताऊंगा। तो स्पीसीज और जीनस के बारे में मैंने आपको बताया एक बात कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की के आधार पर आपको पता होना चाहिए जीनस और स्पीसीज है। ठीक है, तो जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल रहते हैं, और स्पीसीज टोटल स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और ये दोनों जीनस और स्पीसीज इटैलिक वर्ड में, इटैलिक अक्षरों में लिखे जाते हैं, इस बात को याद। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी? पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन या इसके सिस्टमेटिक पोजीशन। अब बात करेंगे हम लोग इसके हैबिट हैबिटेट। भाई पैरामीशियम में जो हैबिट हैबिटेट पाया जा रहा है, इसका स्वभाव और वासस्थान है, वो कैसा है? तो हेडिंग डाल दीजिए हैबिटेंट हैबिटेट। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिए, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक राइट, यूनिसेलुलर सीलिएटेड। सीलिएटेड कहने का मतलब इसके अंदर सीलिया पाया जाएगा। एक कोशिकीय सीलिएटेड प्रोटोजोन होता है, जिसकी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में केवल 10 स्पीसीज पाई जाती हैं। पूरे विश्व में केवल कितनी स्पीसीज पाई जा रही है पैरामीशियम की? 10 स्पीसीज पाई जा रही है, जिसमें से पैरामीशियम कॉर्डेटम अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज होती है। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है ये अत्यधिक मोर फॉर्म में पाई जाने वाली, यानी पूरे विश्व में आपको ये अधिकतर, वर्ल्ड के अधिकतर क्षेत्रों में पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है ये स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी या मिलती है। इस बारे में याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पैरामीशियम की अधिकांश स्पीसीज रिवर कॉमा लैक कॉमा पॉन्ड्स आदि के फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिस तरीके से प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा था, राइट। अमीबा के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर यूग्लिना के बारे में पढ़ा था। तो वो क्या है? वो भी आपके कहाँ पाए जा रहे हैं? फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से ये भी क्या है, पैरामीशियम भी कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और ये रिवर लेक पॉन्ड्स में आपको मिलता है। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनकी अधिकांश स्पीसीज कलरलेस होती हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो इनकी पाई जा रही जातियां हैं वो कलरलेस होती हैं, उनमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। ठीक है, यूग्लिना जिस तरीके से कलर्ड होता है, ग्रीन कलर का होता है, जैसे यहाँ पर कलरलेस है, कलर नहीं पाया जाता। लेकिन
लेकिन खास बात के एक्सेप्शन के तौर पर पैरामीशियम पैरामीशियम बर्सेरिया पैरामीशियम बर्सेरिया ये एक स्पीसीज है पैरामीशियम की, में एक ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है। देखिए ये कलर नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक एल्गी प्रेजेंट रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है सहजीविता, यानी कि साथ में रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। राइट, लाभ क्या पहुंचाते हैं कि ग्रीन एल्गी पैरामीशियम के ऊपर रह करके इसकी एक्टिविटीज को लेता है, और ये ग्रीन एल्गी क्या करता है, लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। तो पैरामीशियम बर्सेरिया को भोजन मिल जाता है किससे, ग्रीन एल्गी से, और ग्रीन एल्गी को इस सारी एक्टिविटी को करने के लिए पैरामीशियम का सेल मिल जाता है, समझ रहे हो, उसका मशीनरी मिल जाता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इसीलिए पैरामीशियम बर्सेरिया जो है ये ग्रीन एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है, जिसके कारण पैरामीशियम की यह स्पीसीज ग्रीन कलर की दिखाई देती है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना बच्चों, कंफ्यूजन क्या क्रिएट नहीं करना कि पर यूग्लिना भी ग्रीन कलर का था, वो फोटोसिंथेसिस करता था, फूड खुद बना लेता था, तो वो प्लांट और एनिमल के बीच का क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हो गया। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर समझिए पैरामीशियम बर्सेरिया में ग्रीन एल्गी पाया जा रहा है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, वहां पर क्लोरोप्लास्ट था, इसमें यूग्लिना में, इसलिए वो कनेक्टिंग लिंक बना। यहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्या पाया जा रहा है, ग्रीन एल्गी। एल्गी एक खुद अलग हम ये कह सकते हैं कि सदस्य ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट के फॉर्म में इसको रखा गया। यूनिसेलर यहाँ पर ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जा रहा है, बराबर, जिस कारण क्या होता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये तो बात हो गई हमारे इसके हैबिटेट के बारे में, और कितनी जातियां इसकी पाई जाती है, तो बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम, राइट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम। तो सबसे पहले इसमें आपको शेप एंड साइज के बारे में समझना कि पैरामीशियम का शेप और साइज कैसा हो सकता है, कितना हो सकता है। हुआ है पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, सीधी बात है, आपको पता है ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, और माइक्रोस्कोपिक कहने का मीनिंग हो गया कि सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसको नहीं देख पाएंगे, दैट मीन्स एक कोशिका को हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख पाते। तो वही बात हो कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है। इसकी बॉडी लगभग 30 से 80 माइक्रोन लंबी होती है, या लंबाई वाली होती है, राइट। पैरामीशियम की अधिकतर स्पीसीज में सेल का शेप, यानी कि जो कोशिका का शेप है वो स्पिंडल होता है, तर्क रूपी होता है। इसकी कोशिका अधिकतर माइन्यूट साइज एंड स्लीपर शेप होने के कारण, सेल कैसी है, माइन्यूट है, सूक्ष्म है, और स्लीपर शेप चप्पल के आकार के होने के कारण पैरामीशियम को की कोशिका अधिकतर माइन्यूट साइज एंड स्लीपर शेप होने के कारण पैरामीशियम को, ठीक है, पैरामीशियम को सामान्यतः स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्लीपर एनिमलक्यूल किसे कहा जाता है, तो पैरामीशियम को कहा जाता है। इस बात को याद रखना, आपका ऑब्जेक्टिव लाइन से लिखा हुआ है। पैरामीशियम के यूनिसेलुलर बॉडी का एंटीरियर एंड, यानी कि जो इसका अग्रशिरा है, एंटीरियर एंड है, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, अथवा राउंड शेप का होता है। तो पैरामीशियम के यूनिसेलुलर बॉडी का एंटीरियर एंड कैसा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और राउंड शेप का होता है, तथा पोस्टीरियर एंड कोनिकल शेप का होता है, राइट। इस तरीके से आप देखेंगे, अभी आगे डायग्राम में बनाऊंगा, राइट, तो वहां पर आप देखेंगे इस तरीके से ब्रॉड है और ये कोनिकल है, राइट, ये ब्रॉड शेप है, ये ब्रॉड शेप है, और ये कोनिकल शेप है। इस तरीके से आप देखेंगे, ये इसका एंटीरियर एंड हो गया, ये इसका पोस्टीरियर एंड हो गया, राइट। तो वही मैंने बताया कि पैरामीशियम के यूनिसेलुलर बॉडी का एंटीरियर एंड ब्रॉड एंड राउंड शेप होता है, तथा पोस्टीरियर एंड कोनिकल शेप का होता है। इसकी अपर बॉडी एबोरल सरफेस तथा लोअर बॉडी ओरल सरफेस कहलाती है। अब इसके अपर रीजन की बात करें, इस साइड की बात करें, तो ये अपर हो गया, इसके पीछे वाला पोस्टीरियर हो गया। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। अपर बॉडी क्या कहलाती है, अपर बॉडी एबोरल सरफेस कहलाती है, और इसके पीछे जस्ट क्या कहलाती है, लोअर बॉडी ओरल सरफेस कहलाती है। एबोरल जो है ना, अपर बॉडी को कह रहे हैं
और लोअर बॉडी को ओरल सरफेस कह रहे हैं, राइट। देखिए लिखा हुआ है पैरामीशियम की बॉडी के एंटीरियर लेटरल साइड पर एक ओरल ग्रूव अरेंज रहता है, यानी कि इसके एंटीरियर लेटरल साइड पर, इस साइड में लेटरली फॉर्म में, लेटरल साइड में एक क्या पाया जाता है, ओरल ग्रूव पाया जाता है, जिसको इसका माउथ भी कहते हैं। देखिए डायग्राम में हम लोग देखेंगे, राइट। नेक्स्ट यहां पर हमको समझना है पेलिकल, यानी कि पैरामीशियम की बॉडी के चारों तरफ या पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, सेल के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, उस कवरिंग को हम लोग पेलिकल कहते हैं बच्चों। अब इस पेलिकल का मेन फंक्शन क्या होता है, इसको समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है पैरामीशियम की पूरी सेल का या पूरी सेल एक ट्रांसपेरेंट, कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट कॉमा इलास्टिक वॉल द्वारा कवर्ड रहती है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब होता है कि किसी हम ये कह सकते हैं ऐसी लेयर जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब आर पार दिख जाए, यानी कि अगर आप सेल के अंदर देखना चाहेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप बखूबी तरीके से इसके बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं वो आप इजीली तरीके से देख पाओगे। तो वही कहा गया कि जो पेलिकल है वो ट्रांसपेरेंट होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक कहने का मतलब लचीली होती है, खिंच सकती है। तो पैरामीशियम की पूरी सेल एक ट्रांसपेरेंट कॉमा इलास्टिक वॉल द्वारा क्या रहती है, कवर्ड रहती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। यह वॉल अनेक मल्टी एंगुलर स्ट्रक्चर वाली होती है, यानी बहुत सारी मल्टी एंगुलर मतलब फोल्डेड फॉर्म में पाई जा रही होती है, जिसके प्रत्येक एंगल के मिडिल से या मिडिल में सीलिया अरेंज रहती है। इस तरीके से मल्टी एंगुलर होती है और प्रत्येक मल्टी एंगुलर में क्या होता है, इस तरीके सीलिया अरेंज रहता है। और ब्रॉड देखिए हर एक एंगल में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, राइट। अब बात आती है सीलिया। तो सीलिया क्या है, हेडिंग डाल दो सीलिया। देखो पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोन होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है सर, जिसकी सेल की सरफेस पर लगभग 19 से 20 हजार माइक्रो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म प्रकार के सीलिया पाए जाते हैं। कितने, 19 से 20, 90 to 20,000 माइक्रोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक सीलिया 10 से 20 माइक्रोन लेंथ वाला होता है, यानी कि 10 to 20 माइक्रोन लेंथ लंबा होता है। पैरामीशियम की बॉडी पर पाए जाने वाले सभी सीलिया एक ग्रुप, यानी एक ग्रुप के फॉर्म में पाए जाते हैं। पैरामीशियम की बॉडी पर पाए जाने वाले सभी सीलिया का एक ग्रुप टेल के रूप में अरेंज रहता है, यानी कि आप इसके पोस्टीरियर एंड पर देखेंगे तो पोस्टीरियर एंड पर एक ग्रुप अरेंज रहता है सीलिया का, एक ग्रुप अरेंज रहता है सीलिया को, जिसको हम लोग टेल कहते हैं, कॉर्डल टेल भी कह सकते हैं इसको, कॉर्डल टेल सीलिया, राइट, कह सकते हैं। इसके बाद में बच्चा, ये तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात हो गई। अब हम लोग इसके इंटरनल की देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका पूरा डायग्राम देखेंगे। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम में किस तरीके से इसका इंटरनल मॉर्फोलॉजी को, ठीक है, आंतरिक संरचना, आंतरिक का जो भाग है, आंतरिक जो पार्ट है उसको समझना है। पहला पार्ट आपको समझना है साइटोप्लाज्म। सीलिया के जस्ट बाद जब हम अंदर की ओर एंटर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक फ्लूइड मिलता है, और उस फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है पैरामीशियम की प्रत्येक सेल में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म पेलिकल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है, जिसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो किसके द्वारा कवर्ड है बच्चा, पेलिकल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है, और इसे हम लोग टू पार्ट्स में, दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिसे एक्टोप्लाज्म यानी बाहर की ओर और एंडोप्लाज्म यानी अंदर की ओर कहते हैं। देखिए जो बाहर की ओर प्लाज्म पाया जा रहा है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो अंदर की ओर सेंटर की तरफ प्लाज्म पाया जा रहा है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। सिंपल है, इसमें दो भाग पाए जा रहे हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस में लिख लीजिए पैरामीशियम की सेल हेट्रोकैरियोटिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो होती कैसी होती है, हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रो मतलब होता है विषम, कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक, तो विषम केंद्रकीय संरचना इसमें पाई जाती है, यानी दो न्यूक्लियस होते हैं। हेट्रोकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन हेट्रोकैरियोटिक कहने का मतलब होता है एक न्यूक्लियस बड़ा एक न्यूक्लियस छोटा होती है। अतः प्रत्येक सेल में दो अनसिमिलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अनसिमिलर, अनसिमिलर के मतलब एक समान नहीं है। तो पैरामीशियम की कोशिका हेट्रोकैरियोटिक होती है, अतः प्रत्येक कोशिका में दो अनसिमिलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं।
इसमें बड़े आकार का न्यूक्लियस किडनी शेप होता है। बड़े आकार का न्यूक्लियस कैसा होता है? किडनी के आकार का होता है, जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। और बच्चों मैं आपको यहीं पे बताते हुए चलूं कि न्यूक्लियस का ही बहुत बड़ा खेल होता है इसके रिप्रोडक्शन में, राइट। तो इसके रिप्रोडक्शन को डिटेल में हम लोग समझेंगे। काफी बेस्ट रिप्रोडक्शन इसका और कंफ्यूजिंग रिप्रोडक्शन है इसका, ठीक है। और उसके बाद है मोनोसिस्टिस, उसका तो कुछ जवाब ही नहीं, वो तो अलग ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म। इसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जो मुख्यतः सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कोशिका की किस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार मैक्रोन्यूक्लियस के अलावा इसमें एक स्मॉल साइज का माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है, जो स्फेरिकल शेप होता है, यानी गोलाकार होता है, जो कोशिका के डिवीजन को कंट्रोल करता है। तो मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, ये आपको याद रखना है। मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है? मैक्रोन्यूक्लियस मुख्यतः कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और स्मॉल साइज का जो माइक्रोन्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये माइक्रोन्यूक्लियस क्या कर रहा है? ये माइक्रोन्यूक्लियस कोशिका विभाजन, सेल के डिवीजन को कंट्रोल करता है। सेल के डिवीजन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इस बात को याद रखिएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? मैक्रोन्यूक्लियस। सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन कहने का मीनिंग पैरामीशियम की सेल डिवाइड करेगी नहीं करेगी, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? माइक्रोन्यूक्लियस। ये तो मैंने कहा इसका रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है। मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस। हाँ, अगला जो क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इस पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो लिख लो, इसकी प्रत्येक सेल में साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती, यानी कि पैरामीशियम की प्रत्येक कोशिका में साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में का द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य का जो आंतरिक भाग है दो प्रकार का है, कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, तथा दोनों वैक्यूल्स अपने पोजीशन में एक डेफिनेट प्लेस पर पाई जाती हैं। ये दोनों वैक्यूल एक पोस्टीरियर एंड और एक एंटीरियर एंड पर पाई जाती है, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर एंड पर पाई जाती है, और एक ऐसा प्लेस है जहां पर इसको रहना ही है, ठीक है। तो डेफिनेट प्लेस, निश्चित स्थान पर पाई जाती है। अतः एक वैक्यूल सेल अपर साइड पर, ठीक है, एक वैक्यूल सेल के अपर साइड तथा दूसरी वैक्यूल सेल के लोअर साइड की ओर अरेंज होती है। तो एक वैक्यूल कोशिका के ऊपरी भाग में स्थित होती है और दूसरी वैक्यूल कोशिका के निचले भाग में। दैट मीन्स एक वैक्यूल अपर है ना, एंटीरियर एंड, और दूसरा पोस्टीरियर एंड पर अरेंज रहती है। प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर 6 से 10 लंबी पतली रेडिकल कैनाल पाई जाती हैं, या रेडियल कैनाल पाई जाती हैं। अब याद रखिएगा कि जितनी भी यहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जा रही है, इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के चारों ओर 6 से लेकर के 10 तक क्या पाई जा रही हैं? रेडियल कैनाल पाई जाती है। तथा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के एंड पर एक माइन्यूट पोर पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के एंड पर यानी शिरे पर एक क्या पाया जाता है? माइन्यूट पोर पाया जा रहा है, प्रकार का छिद्र पाया जाता है। तरह से लिखा हुआ है, पैरामीशियम की सेल में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मुख्य कार्य कोशिका में पाए जाने वाले वाटर लेवल को मेंटेन रखना होता है। एक खास बात है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन है कि इसको सेल के अंदर जो भी वाटर है उसको मेंटेन रखना है, तथा इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। कि सेल के अंदर वाटर को मेंटेन रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अतः कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन ऑस्मोसिस की क्रिया को कंट्रोल करना होता है। इसका ऑस्मोसिस की एक्टिविटी जो हो रही है उसको कंट्रोल करना होता है, इसका मेन फंक्शन। इन वैक्यूल्स द्वारा वाटर सेल में एंटर करता है, यानी कि जो वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं इनके द्वारा जो जल है वो सेल के अंदर एंटर करता है, तथा सेल में वाटर की मात्रा अधिक होने पर यह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जल को एब्जॉर्ब करके सेल के बाहर रिलीज कर देता है। यानी कि जब सेल के अंदर वाटर की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेंगे, और अंदर लेने के बाद में वाटर को सेल के बाहर रिलीज कर देता है। पैरामीशियम की सेल के अंदर इन स्ट्रक्चर्स के अलावा कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है।
जो साइटोप्लाज्म के एक्टोप्लाज्म वाले भाग में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के कुछ एक्टोप्लाज्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो बिल्कुल ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को ही कंट्रोल करता है एक तरीके से, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, जो कि यह ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की सेल को सेफली प्रोवाइड करती है या सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो ट्राइकोसिस्ट क्या करते हैं? ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की जो वॉल है, पेलिकल है, या पैरामीशियम की जो बॉडी है, इसको क्या करता है? आउटर या एक्सटर्नल जो डैमेज है उससे इसको सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये पैरामीशियम का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है, जिसमें देख पा रहे होंगे अच्छे से कि एक इसका भाग एंटीरियर एंड है और दूसरा पोस्टीरियर एंड। ऊपर की तरफ एंटीरियर एंड, नीचे की तरफ पोस्टीरियर एंड। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं एक ब्लैक कलर की लाइन आपको इस तरीके से दिख रही होगी, है ना? ये देखिए, एंटीरियर एंड की बात करें तो ब्रॉड होता है और पोस्टीरियर एंड कॉनिकल होता है ना? एंटीरियर ब्रॉड, कॉनिकल पोस्टीरियर। और चारों तरफ इसके क्या पाई जाती है? पेलिकल पाई जाती है। बिल्कुल ठीक कहा। क्या पाई जाती है बच्चों? पेलिकल पाई जाती है, जो कि इसको क्या करती है? चारों तरफ से कवर करके रखती है। और पेलिकल के ठीक नीचे अगर आप देखें तो यहां पर आपको कुछ ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जिनको हम लोग ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ये ट्राइकोसिस्ट क्या कर रहा है? इस पैरामीशियम के इंटरनल पोर्शन को और एक्सटर्नल पोर्शन को क्या करता है? कंट्रोल या सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। और आपको पता है कि जहां पर ट्राइकोसिस्ट होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये पूरा ट्राइकोसिस्ट क्या कहलाता है? एक्टोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? एक्टोप्लाज्म कहलाता है। और अंदर वाला जो भाग होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो आपको पता है। अच्छा, इसके चारों तरफ आप देखिए, जो पेलिकल होता है ये काफी इनफोल्डेड फॉर्म में पाया जाता है, जिसके कारण हर एक फोल्डेड में या हर एक पार्ट में आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? सीलिया देखने को। क्या देखने को मिलेगा बच्चा? सीलिया देखने को मिलता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर पूरा आपको देखने को मिल रहा है, ये टोटली क्या है? सीलिया है। ठीक है। और सीलिया जो है ये पोस्टीरियर एंड पर एक ग्रुप के फॉर्म में भी पाया जाता है। इसको हम लोग कॉर्डल टफ ऑफ सीलिया कहते हैं। कॉर्डल टफ ऑफ सीलिया कहने का मतलब होता है कि ये एक तरीके का हम देखेंगे कि पूंछ के रूप में एक कॉर्डल टफ ऑफ सीलिया, एक गुच्छा पाया जा रहा है। टफ कहने का मतलब एक गुच्छा होता है, एक ग्रुप होता है जो सीलिया का पाया जा रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसके कारण इसको हम लोग नॉर्मली फॉर्म में टफ कह पाते हैं, और ये सीलिया का एक पोर्शन हो। राइट, ये बात हो गई। अब देखिए, इसके अंदर अगर हम लोग जब इंटर करेंगे तो अंदर जब जाएंगे तो हमको साइटोप्लाज्म मिलेगा। और साइटोप्लाज्म दो भाग में होता है, एक तो एक्टोप्लाज्म होता है, दूसरा एंडोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म में मैंने बताया क्या पाया जाता है? ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है, जो कि क्या करता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में इसके क्या पाए जा रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, जिसमें जिसमें हम लोग यहां पर देखेंगे सबसे पहले कि जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन पूरा न्यूक्लियस कहला रहा है। और जो न्यूक्लियस, ये दो होते हैं यहां पर, स्पेशली दो न्यूक्लियस होते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, जो ये देखो यहां पर बना हुआ है, और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ये वाला। ठीक है। तो एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो कि बड़ा होता है, और दूसरा एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, छोटा, जिसे हम लोग कहते हैं। ये छोटा न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जा रहा है। राइट, ये क्या है? माइक्रो न्यूक्लियस। दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। इसमें मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है? मैक्रो न्यूक्लियस न्यूग्लिना की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इसको कंट्रोल करता है। और माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है? मैंने बताया कि सेल डिवीजन में सहायता करता है। दैट मींस न्यूग्लिना का सेल रिप्रोडक्शन करेगा, डिवीजन करेगा कि नहीं, ये तय करेगा कौन? माइक्रो न्यूक्लियस। राइट। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि इसमें फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। फूड वैक्यूल्स स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है इस तरीके से। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता दूं अंदर पढ़ने से पहले, कि यहाँ पर आप देखिए कि जो इसका पेलिकल वाला रीजन है, इस पेलिकल वाले रीजन पर एक जगह पर, एक लेटरल फॉर्म में, एक लेटरल साइड पर एक ग्रूव निर्माण होता है। ग्रूव का निर्माण होता है जिसको हम लोग ओरल ग्रूव कहते हैं। दैट मींस एक गड्ढे का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरल ग्रूव कहते हैं। और ये ओरल ग्रूव वेस्टिब्यूल के फॉर्म में अंदर की ओर खुलता रहता है। क्या होता है? ओरल ग्रूव वेस्टिब्यूल के फॉर्म में अंदर की ओर खुलता है। और ये वेस्टिब्यूल जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां पर ये बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन करता है। स्पेशली हम इसको माउथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, ओरल सीलिया, बक्कल कैविटी, ये सब क्या कहलाता है? साइटोसोम्स। ठीक है। और यहाँ पर साइटोफेरिंग्स और
ये वाला जो पोर्शन है फूड वैक्यूल इन फॉर्मिंग, ये टोटली जो है ना इसका माउथ कहलाता है। मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा आपको, न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तब वहां समझ में आएगा, फिलहाल तो इसमें है नहीं आपके टॉपिक में, लेकिन मैं देखूंगा कि अगर है तो मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए बक्कल कैविटी पाया जाता है, और इस बक्कल कैविटी के अंदर आप देखिए बहुत सारा सीलिया पाया जाता है, जिसको हम लोग ओरल सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल सीलिया कहते हैं। और ये देखिए नीचे की ओर अंदर की तरफ इस तरीके से स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, लाइक मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और बढ़ करके ये वाला जो रीजन, ये वाला पूरा रीजन क्या कहला रहा है? ये पूरा रीजन बक्कल कैविटी कहला रहा है। और ये बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी, और अगर आप अंदर देखें ये वाला, यहाँ पर ये जो रीजन ये फूड वैक्यूल कहला रहा है। फूड वैक्यूल इन फॉर्मिंग, दैट मीन्स यहां से इसके ओरल ग्रुप से जो फूड पार्टिकल है वो अंदर की तरफ एंट्री करेगा, राइट, वेस्टिब्यूल में जाएगा, वेस्टिब्यूल ओरल सीलिया से इसको फिल्टर किया जाएगा, बक्कल कैविटी के अंदर स्टोर्ड रहता है, और ये अंदर की तरफ साइटोफेरिंग्स, इसके द्वारा साइटोफेरिंग्स और साइटोफेरिंग्स एज वेल एज साइटोफेरिंग्स एज वेल एज साइटोफाइजी, ठीक है, साइटोफेरिंग्स और साइटोफाइजी के द्वारा, सॉरी साइटोफाइजी यहाँ पर नहीं, साइटोफाइजी तो एक तरीके का हम ये कह सकते हैं पोर्शन होता है जिससे सेल वॉमिटिंग होता है। तो साइटोफेरिंग्स के द्वारा क्या करता है, ये अंदर की ओर जाता है। साइटोफेरिंग्स के द्वारा क्या करता है? अंदर की ओर जाता है, साइटोसोम से क्रॉस होकर के, साइटोसोम से क्रॉस होकर के साइटोफेरिंग्स से होते हुए साइटो, ये देखिए थोड़ा सा इसको, ये वाला, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन अलग है, इस रीजन को हम लोग बोल रहे हैं साइटोसोम, क्या बोल रहे हैं? साइटोसोम। और नीचे वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोफेरिंग्स। तो साइटोसोम से होते हुए साइटोसोम में जाएगा, और साइटोसोम से होते हुए साइटोफेरिंग्स से होते हुए कहाँ चल जाएगा? फूड वैक्यूल के अंदर, दैट मीन्स फूड फॉर्मिंग जो हो जाएगा, फूड फॉर्म हो जाएगा, तब उसके अंदर ये चला जाएगा, राइट। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, हम इसको बोल सकते हैं क्या? माउथ रीजन, माउथ रीजन, राइट। और आप देख रहे हैं यहां पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको मैं डिफरेंट कलर से कॉपी करूंगा या डिफरेंट कलर से बनाऊंगा, जिसको हम लोग साइटोफाइजी कहते हैं या साइटोपाइजी कहते हैं। ये साइटोपाइजी एक्चुअल में, ये साइटोपाइजी एक्चुअल में जो है ये कहलाता है इसका, यहाँ से सेल के बाहर चीजों को निकाला जाता है या वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजा जाता है, तो ये एनस ऑफ पैरामीशियम कह सकते हैं, एनस कह सकते हैं, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी के बाहर एनएस के थ्रू ही निकाला जाता है ना, तो एनएस भी इसको बोल सकते हैं साइटोपाइजी को, राइट। अब थोड़ा अंदर हम लोग चलते हैं, तो अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म हम देखेंगे यहाँ पर दो वैक्यूल पाए जा रहे हैं, दो वैक्यूल पाए जा रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जा रहे हैं, जिसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, जो एंटीरियर एंड पर पाया जाता है, और एक स्मॉल जो पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है, ठीक है। भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जा रहा है, एक एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में खास बात है क्या, कि एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है इसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं, क्या कहते हैं? डायस्टोल। और पोस्टीरियर सिस्टोल कहलाता है। डायस्टोल और सिस्टोल में अंतर है, आप लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर समझाऊंगा। अभी आप इतने समझिए, डायस्टोल कहने का मतलब एकदम रिलैक्स, राइट, और सिस्टोलिक प्रेशर कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो डायस्टोल मतलब रिलैक्स स्टेज में, और सिस्टोल कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये डायस्टोल रहता है, रिलीजिंग फॉर्म में रहता है, इसलिए इसके अंदर वाटर जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसलिए वाटर यहां से बाहर निकलता है, बराबर। तो इसलिए यहां पर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जा रहे हैं, एक तो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और मैंने आपको बताया कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर रेडियल कैनाल्स भी पाई जाती हैं। तो रेडियल कैनाल यहाँ पर सिस्टोलिक पाई जाती है और रेडियल कैनाल यहाँ पर डायस्टोलिक फॉर्म में पाई जाती है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा है पैरामीशियम, ठीक है। और भी इसमें स्ट्रक्चर्स उसको मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए और उसको बनाने के लिए। बहुत अच्छा ये डायग्राम लग रहा है, और ये कलरफुल हो गया, हाईलाइट कर दिया तो और भी अच्छा लग रहा है। ये मैं बना भी सकता था, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही कॉपी पेस्ट कर दिए। आप इसको अच्छे से ड्रॉ करिए, ठीक है, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए बच्चों, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है, ये मेरा वादा है।
चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम लोग इसके ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है पैरामीशियम के अंदर, उसको समझेंगे, और जो रिप्रोडक्शन है उसको शुरू करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।